हेलो मेरी सखिया। तो अभी हम कर रहे हैं क्लास 9 का चैप्टर 2 सेल्स यानी कि कोशिका, जिसमें हमने थोड़ा सा हिस्सा कर लिया था सेल क्या होता है, सेल से बॉडी ऑर्गन कैसे बनता है, फिर हमने ये पढ़ा था कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, जिसमें हमने पहला हिस्सा कुछ हद तक कर लिया था जो कि हमारा सेल मेम्ब्रेन। तो उससे रिलेटेड हम थोड़ा सा रिकैप कर लेंगे, और अगर आपको रिकैप नहीं करना है तो टाइम स्टैम्प दिया वहां पर कूद के चले जाइए। तो हम शुरू करते हैं अपना रिकैप। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या, व्हाट इज सेल यानी कि कोशिका क्या है। तो कोशिका क्या होती है, जीवन की मूलभूत इकाई यानी कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ है, या फिर बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ, सेल, जो हमने पढ़ाई था। और सेल की खोज किसने की थी, दूसरा क्वेश्चन यही है, हु इन्वेंटेड सेल। तो रॉबर्ट भैया ने की थी। रॉबर्ट भैया ने क्या फंसाया, हुक, और इस तरीके से उनका नाम पड़ा रॉबर्ट हुक, और उन्होंने खोज किसकी की, सेल की यानी कि कोशिका की। तीसरा क्वेश्चन, साइज ऑफ अ सेल यानी कि सेल कितना छोटा होता है, इतना छोटा होता है, इतना इतना इतना, बहुत छोटा, इतना छोटा कि उन्हें हम नंगी आंखों से भी नहीं देख सकते। तो उसको देखने के लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी। फिर हमारा अगला क्वेश्चन, हाउ कैन वी सी अ सेल यानी हम कोशिका को कैसे देख सकते हैं, तो मैंने अभी बताया, सूक्ष्मदर्शी यानी कि माइक्रोस्कोप से। अगला, हाउ अ सेल फॉर्म ऑर्गेनिज्म यानी कोशिकाएं मिलकर जीव कैसे बनाती है। तो हमने सबसे पहले देखा था क्या कि कोशिका होगी, फिर बहुत सारी कोशिका मिलकर के बनाएगी उत्तक यानी कि टिश्यू, फिर बहुत सारे टिश्यू मिलेंगे तो बनाएंगे ऑर्गन, फिर ऑर्गन सिस्टम, और फिर बन जाएगी बॉडी यानी कि ऑर्गेनिज्म। तो इस तरीके से क्या बनता है, एक कोशिका से जीव बनता है। अगला क्या हमारा, स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल यानी सेल के अंदर जब हम स्ट्रक्चर पढ़े थे तो तीन इंपॉर्टेंट चीजें पढ़े थे, बताओ क्या क्या होता है। सबसे पहला हमारा होता है सीएम यानी कि सेल मेम्ब्रेन, जिसको हम पीएम यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं कोशिका झिल्ली। फिर दूसरा होता है क्या हमारा, उसके अंदर का लिक्विड, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। और लास्ट होता है हमारा न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली क्या है। तो सेल मेम्ब्रेन होता है एक पतली सी लेयर जो सेल के चारों तरफ होती है, जो उसको प्रोटेक्ट करती है। फिर उसके बाद क्या हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉडल वी यूज टू एक्सप्लेन सेल मेम्ब्रेन यानी कोशिका झिल्ली को समझने के लिए हम कौन सा मॉडल यूज करते हैं। तो याद कीजिए, हमने जो याद किया था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इससे हम फ्लूइड मोज़ेक क्यों कहते हैं यानी कि द्रव्य मोज़ेक मॉडल क्यों कहते हैं, अगला क्वेश्चन ये है। तो हमने पढ़ा था, याद कीजिए, कि किसी भी सेल मेम्ब्रेन के चारों तरफ क्या होता है, ऐसे दो लेयर होता है, किसका, लिपिड का, और उसके बीच में ये लिपिड के लेयर है, और कहीं कहीं प्रोटीन धसा होता है। तो इस तरीके से हमको क्या पता चला कि इसके दोनों तरफ क्या होता है, लिपिड, और उसमें होता है प्रोटीन धसा हुआ। तो लिपिड जो होता है वो कैसे मूव कर सकता है, वेव की तरह, बहुत ही हल्के हल्के, बहुत बढ़िया से मूव कर सकता है। तो वो कैसा बिहेव करे, फ्लूइड की तरह। और जो उस पर डिजाइन बनती है वो कैसे बन रही है, टाइल्स की तरह यानी कि मोज़ेक की तरह। इसलिए इस मॉडल को हम कहते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल यानी कि द्रव्य मोज़ेक मॉडल। लास्ट, फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा झिल्ली का काम क्या है। तो याद कीजिए, क्या याद करेंगे कि कल हमने पढ़ा था कि सबसे पहला काम होता है किसी भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, अंदर के सामान को सेफ रखना, कि कोई चोर ना लेके भाग जाए। तो सबसे पहला काम है इसके अंदर के सामान को प्रोटेक्ट करना। दूसरा, इसको इंडिविजुअल बनाना, कि ये किसी पड़ोसी के साथ घुल मिल ना जाए, इसके अंदर का सामान एक्सचेंज ना हो जाए। और तीसरा, ये कंट्रोल करता है कौन सी चीजें अंदर आएगी और कौन कौन सी चीजें बाहर जाएगी। और चौथा, ये क्या करती है, चुगली करती है पड़ोसी वाली कोशिका से, यानी कि बातचीत करती थी। ये चार काम हो गए इसके, किसके, सेल मेम्ब्रेन यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के। यहां तक हमने पढ़ लिया था। अब हमें ये पढ़ना है कि वो अंदर बाहर कैसे आने जाने दे रही है, कौन सा पास यूज कर रही है, वहां पे कौन सा गार्ड लगा है, यानी कि कैसे काम करता है। तो उसके लिए हम समझेंगे, अगले पेज पे चलेंगे, जो कि आप देखिए, कोई सी भी सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो दो अलग अलग मेथड्स का यूज करती है सामान को अंदर बाहर भेजने के लिए। एक का नाम क्या हमारा, डिफ्यूजन, जिसको हिंदी में कहते हैं विसरण, और दूसरा हमारा ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। यानी इन्हीं दोनों मेथड का यूज करके कोई भी सेल मेम्ब्रेन सामान को बाहर और अंदर भेजती है। तो इमेजिन कीजिए कि ये पूरा क्या एक सेल है, और मैं खुद क्या हूं, सेल मेम्ब्रेन, यानी कि मैं ये देखूंगा कौन सा सामान अंदर जाएगा और कौन सा बाहर जाएगा। ये बाहर पूरा का पूरा पर्यावरण है, एनवायरमेंट है, ठीक है। तो अगर यहां से कोई सामान आएगा या यहां से कुछ जाएगा, तो मैं सिर्फ दो ही मेथड यूज करूंगा। एक का नाम है क्या, डिफ्यूजन, और दूसरा हमारा ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। अब ये दोनों है क्या, तो उसके लिए हम चलेंगे अगले पेज पे। तो ध्यान से देखिए इस परफ्यूम को, स्मेल आ रही है। तो यहां पर जब हम ये परफ्यूम मारते हैं तो यहां पर परफ्यूम क्या बहुत ज्यादा है, तो जब परफ्यूम बहुत ज्यादा होगा
तो इसका मतलब परफ्यूम का कंसंट्रेशन ज्यादा है। कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता, यानी कि यहाँ पर सामान कितना ज्यादा है। और इधर क्या, पूरे रूम में कंसंट्रेशन कम है। तो जैसे मैं यहाँ स्प्रे दबाऊंगा तो ये पूरे एरिया में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इस चीज का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा था और बाकी जगह कंसंट्रेशन कम था। तो जब किसी भी सॉल्यूशन का, इसको हम क्या कहते हैं, सॉल्यूशन यानी कि विलयन। तो जब कोई भी सॉल्यूशन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है तो इसको हम कहते हैं विसरण यानी कि डिफ्यूजन। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर मान लीजिए घर में कोई चूल्हा जला रहा है और गैस चालू करके भूल गया, क्यों रे आग लगाना होता है, तो वो पूरा गैस पूरे रूम में फैल जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर गैस की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और बाकी पूरे कमरे में गैस की मात्रा कम है। तो यहाँ पे कंसंट्रेशन ज्यादा और इधर कंसंट्रेशन कम है, तो ये पूरे रूम में पसर जाएगा, बिल्कुल फैल जाएगा। तो इस तरीके से क्या होता है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं विसरण यानी कि डिफ्यूजन। इसका उदाहरण अभी हमने देखा, पहला एग्जांपल यही कि जब भी हम कोई परफ्यूम मारते हैं तो पूरे रूम में क्या होती है, उसकी स्मेल आने लगती है। आपने वो ऐड देखा होगा, इधर परफ्यूम मारता है एक्टर और जाता है तो सारे लोग अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो क्यों हो रहे अट्रैक्ट? क्योंकि वहां पर डिफ्यूजन हो रहा है। और दूसरा है कि हमारा ऑक्सीजन एंटरिंग लंग्स, यानी हमारे फेफड़े में, जैसे हमने सांस लिया, इधर जाएगा, इधर फेफड़े में, इधर भी फेफड़े में जाएगा। तो फेफड़े के पास क्या होती है, एक बहुत पतली सी ऐसी लेयर होती है। यहां से क्या होता है, ऑक्सीजन अंदर जाता है और इधर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है। क्यों? क्योंकि इधर ऑक्सीजन की मात्रा क्या है, ज्यादा है, और इधर ऑक्सीजन की मात्रा कम है। तो ये बोलता ढूं की मतलब जाओ, और फिर इधर से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या है, यहाँ ज्यादा है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इधर कम है, तो ज्यादा से कम की तरफ ये फ्लो होने लगता है। तो ये किस प्रोसेस से होता है, डिफ्यूजन से होता है। तो हमारे फेफड़ों में, इसके अलावा परफ्यूम में, इसके अलावा जब हम खाना बनाते हैं, या फिर आपने मोटू पतलू में देखा होगा, जब समोसा बनता है तो समोसे की स्मेल पूरे एरिया में आने लगती है। आहा, तो क्यों आ रही है? क्योंकि समोसा जहां बन रहा है वहां पे उसका कंसंट्रेशन ज्यादा और बाकी पूरे एरिया में कंसंट्रेशन कम है, इसलिए वो फैल जाता है। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन यानी कि विसरण। और सेम प्रोसेस यूज करती है एक सेल की मेम्ब्रेन, यानी कि ये कोशिका याद आ रही है, इस कोशिका के अंदर कुछ सामान भेज रहा है, तो अगर इधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो सेल मेम्ब्रेन यानी कि मैं भेज दूंगा, जाओ तुम भी जाओ, अगर इधर ज्यादा होगा तो मैं इधर से इधर भेज दूंगा। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिफ्यूजन यानी कि विसरण। तो अब हम देखेंगे अगला, जो कि हमारा क्या, ऑस्मोसिस यानी परासरण। तो परासरण क्या है, परासरण और डिफ्यूजन में बस पानी का फर्क है और किसी भी चीज का फर्क नहीं। अब जैसे मान लीजिए पानी का कंसंट्रेशन इधर ज्यादा है और इधर कम है, तो पानी इधर से इधर फ्लो करेगा। बस इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस। पर इसमें एक चीज जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कि इसमें सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी कि ऐसी चीज जो एकदम फिल्टर करके भेजेगी कि बेटे पानी को इधर भेजना है, किसी और को नहीं भेजना है। जैसे आरओ के अंदर भी क्या होता है, रिवर्स ऑस्मोसिस। तो वहां पर भी ऑस्मोसिस का मतलब यही है कि सिर्फ पानी को हम भेज रहे हैं, बाकी चीजों को उधर ही बैठा दे रहे, बैठो बेटा इधर बैठो, यानी जो भी गंदगी है उसको हम इधर ही बैठा देते हैं और पानी को आगे भेज देते हैं। तो इस तरीके से हमारा पानी फिल्टर हो जाता है। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी है। तो परासरण यानी कि ऑस्मोसिस क्या है, ये वाटर की मूवमेंट है, किसके थ्रू, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, जो कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन की तरफ जाती है। और इसका यूज कहाँ है, यूज बहुत जगह है। जैसे आपने जड़ देखा होगा, जड़ में क्या होते हैं, ऐसे बाल होते हैं। तो क्योंकि वाटर का कंसंट्रेशन क्या है, बाहर बहुत ही ज्यादा है, और इस पेड़ के अंदर क्या वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो ये जो पानी है अंदर जाएगा, बोले आऊं तो बोलेगा आ जाओ, तो इस तरीके से ये अंदर चला जाएगा। तो इसी प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं, परासरण यानी कि ऑस्मोसिस। और इसका एक और जगह यूज देखा होगा आपने कि घर में अगर आपने सूखी किशमिश को भिगोया, जैसे ही भिगोया उसके अगले दिन जब आपने देखा तो किशमिश ने पेट फुला लिया, क्योंकि बहुत सारा पानी बाहर था और अंदर पानी की कमी थी, तो ये बाहर से अंदर की तरफ चला गया। तो ये कौन सा प्रोसेस हो जाएगा, ऑस्मोसिस यानी कि परासरण। तो ये दो मेथड है जिसके थ्रू कोई भी सेल मेम्ब्रेन सामान का आदान प्रदान करती है। तो अगर इस सेल को वाटर की जरूरत है, तो बाहर अगर वाटर ज्यादा होगा तो मैं यानी कि सेल मेम्ब्रेन क्या बोलूंगा, आजा आजा आजा, ये पी ले, ऐसे पिला दूंगा। समझ में आ गया मैंने क्या कहा। तो यहाँ तक तो हमने ये पढ़ लिया कि सेल मेम्ब्रेन कैसे सामान को आदान प्रदान करती रहती है। अब हमें आगे ये देखना है कि किस तरह का सॉल्यूशन लेने पर सामान यानी कि जो मटेरियल है वो अंदर बाहर जाएगा, क्योंकि इस सॉल्यूशन पर बहुत ही ज्यादा डिपेंड करता है। तो उसको समझते हैं अगले स्लाइड पर। उससे पहले हम थोड़ा सा एक चीज ये जान लेते हैं कि सॉल्यूशन होता क्या है।
और ये सॉल्यूशन बनता कैसे। तो जैसे मान लीजिए मैंने एक बीकर लिया या गिलास ले लिया, आपके घर में गिलास है, गिलास ले लीजिए, इसमें मैंने पानी भरा बहुत सारा। पानी भरने के बाद मैंने सोचा क्यों ना आज तुम लोग को नमक की पार्टी दे दी जाए। इसमें मैंने बहुत सारा नमक का ये पार्टिकल्स डाल दिए। तो अब यहाँ पर सबसे ज्यादा मात्रा में यानी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, वाटर है, और जो दूसरा वाला सामान यानी क्या है, वो सॉल्ट है। तो यहाँ पर हमको एक चीज ये पता चली, क्या पता चली, कि ये जो वाटर है इसको हम कहते हैं सॉल्वेंट, और जो दूसरा वाला उसको हम कहते हैं सॉल्यूट, और सॉल्यूट को हिंदी में कहते हैं विलेय। आपको बस यही याद रखना है कि सॉल्यूट क्या होता है और दूसरा वाला वाटर। सॉल्वेंट नहीं याद रहेगा तो भी चलेगा। तो जब मैं वाटर और सॉल्ट को आपस में मिला दिया तो ये जो मिक्सचर आ रहा है इसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि वाटर और कुछ और या फिर कोई भी दो तरह का लिक्विड या फिर सॉलिड अगर हमने मिलाया तो उसको हम कहते हैं सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब क्या है यहाँ पर, कि वाटर और सॉल्ट हमने मिला दिया या फिर कोई और चीज मिला दिया। तो वाटर को हम क्या कहेंगे, सॉल्वेंट, और जो कम मात्रा में उसको हम कहेंगे सॉल्यूट। तो यहां तक आपको बुझा गया। तो अब हम देखेंगे क्या, सॉल्यूशन के टाइप। तो सबसे पहला टाइप क्या है, मान लीजिए मैंने एक सेल को एक ऐसे लिक्विड में डाला जिसमें सॉल्ट और वाटर इस सॉल्यूशन के अंदर जितना है उतना ही इस सेल के अंदर भी है। तो कहने का सीधा सा मतलब है कि बाहर का कंसंट्रेशन और अंदर का कंसंट्रेशन दोनों ही क्या है, बराबर है। कंसंट्रेशन यानी कि सॉल्ट की मात्रा, सॉल्ट कितना है, ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। तो आइसो का मतलब क्या है यहाँ पर, इक्वल। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन का मतलब दोनों का कंसंट्रेशन यानी कि सांद्रता बराबर होगी। सांद्रता यानी कितना है उसके अंदर सामान भरा हुआ है। तो इसको हम क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन। सम का मतलब होता है बराबर, तो बराबर विलयन है, इसीलिए क्या इसमें कोई प्रभाव पड़ेगा तो बिल्कुल इफेक्ट नहीं आएगा। पानी इधर से जाना चाहेगा पर उधर से पानी उतना ही निकल आएगा, क्योंकि दोनों क्या बराबर है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, इसको हम कहते हैं समपरासरी विलयन। तो इसका सीधा सा मतलब है कि सेल पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ये हमारा पहला सॉल्यूशन था। अगर ऐसे सॉल्यूशन में हमने सेल को डाला जिसमें सेल के बाहर वाला सामान और सेल के अंदर वाला सामान दोनों बराबर है तो कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, सेल वैसी की वैसी ही रह जाएगी। तो परिणाम यहाँ पे लिखा हुआ है नो चेंज इन सेल साइज, यानी कि आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। कोशिका ना तो फूलेगी और ना ही सिकुड़ेगी। तो ये था हमारा पहला केस। अब हम देखेंगे दूसरा केस जिसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक। हाइपो का मतलब होता है कम। क्या कम, सॉल्यूट कम। तो हाइपोटोनिक का मतलब है कि बाहर जो सॉल्यूट है यानी कि जो सॉल्ट है वो कम है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे कम सॉल्ट, और अंदर में सॉल्ट क्या है, ज्यादा है, सॉल्ट ज्यादा। तो अब ध्यान रखना है कि सॉल्ट जहां पर कम वहां पर पानी क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहां पे सॉल्ट ज्यादा वहां पे पानी कम होगा। तो हाइपोटोनिक का मतलब क्या है कि जो सॉल्ट का मात्रा यानी कि जो सॉल्ट का कंसंट्रेशन है वो सॉल्यूशन में क्या होगा, सेल के मुकाबले कम होगा। तो सेल के मुकाबले कम है, इसका मतलब वाटर का लेवल क्या है यहाँ पर ज्यादा है। तो वाटर बाहर ज्यादा है और पानी अंदर क्या है, कम है। तो वाटर क्या करेगा, अंदर की तरफ एंटर करेगा, चलेगा, चलो 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 वही पार्टी हो रही है अंदर। क्यों, क्योंकि वाटर का लेवल के अंदर कम है। तो जैसे ही वाटर जाएगा ये कोशिका क्या हो जाएगी, फूल जाएगी। तो इसका एग्जाम्पल हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर मैंने किसी बीकर में पानी लिया और इसके अंदर मैंने सूखी किशमिश ले लिया, एकदम बढ़िया से इसमें डाल दिया मैंने, तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, इसके अंदर पानी भरेगा और ये किशमिश पूरा फूल जाएगा। तो किशमिश फूला, इसका मतलब क्या था कि उसके अंदर पानी कम और बाहर पानी ज्यादा था, तो ये बाहर से अंदर की ओर गया जिसके कारण ये फूल गया। तो हाइपोटोनिक यानी कि अल्प पराशरी का मतलब क्या होता है कि जो सॉल्ट यानी कि जो सॉल्यूट है वो कम होगा। तो अल्प या हाइपो का मतलब क्या होता है, कम, पर कम क्या हुआ, सॉल्यूट। वाटर को नहीं ध्यान देना हमें बस ये ध्यान रखना है कि ये जो अल्प पराशरी विलयन है, क्या विलयन, विलयन का मतलब होता है ये लिक्विड जो हमने जिसमें सेल को डाला है इसी के अंदर कुछ ना कम कुछ ज्यादा होगा, इसी के हिसाब से हम नाम देते हैं। तो पहले वाले केस में क्या था, अंदर बाहर दोनों बराबर था इसलिए वो आइसो था। इस वाले केस में क्या है, बाहर जो सॉल्यूट की मात्रा क्या है, कम है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक यानी कि अल्प पराशरी विलयन। अब हम देखेंगे अगला। अगला क्या, ऑब्वियसली ये तो आपको समझ में आएगा होगा। अब इसके अंदर सॉल्यूट यानी सॉल्ट की मात्रा क्या है, कम है,
और बाहर सॉल्ट की मात्रा क्या है, ज्यादा है, इसीलिए इसका नाम क्या है, सॉल्ट बाहर क्या है, ज्यादा है, सॉल्ट यानी कि सॉल्यूट। तो अगर ये बाहर ज्यादा है इसलिए इसको हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन या फिर अति पराशरी विलयन। हाइपर, हाइपर का मतलब क्या होता है, ज्यादा। क्या ज्यादा है, सॉल्यूट। किधर ज्यादा है, सॉल्यूशन में, यानी कि जो बाहर हमारा लिक्विड है। तो अब जैसे आपको पता चला कि सॉल्ट बाहर क्या है, ज्यादा है, तो पानी क्या होगा, इधर कम होगा। और इधर क्या है, सॉल्ट कम है तो पानी इधर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। अंदर पानी ज्यादा और बाहर पानी कम है तो पानी किधर से किधर जाएगा, अंदर से बाहर लीक होने लगेगा। क्यों, क्योंकि अंदर में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा है। तो बहुत ज्यादा है तो क्या करेगा, वो उल्टी करने लगेगा, यानी कि बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकालेगा तो कोशिका जो होगी वो क्या होगी, सिकुड़ जाएगी। और इसको आप घर पे करके देख सकते हैं। आपको क्या लेना है, एक बीकर लेना है, ठीक, इसमें पानी डालना और एकदम मन लगा कि इसमें नमक डालना है, जितना नमक है तुम्हारे घर में। बाकी तुम जानो, तुम्हारी मम्मी तुम्हें पीटेगी, मुझे थोड़ी पीटेगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा हमने सॉल्यूशन बना दिया। क्या डाला इसमें, सॉल्ट और वाटर। और इसमें अब आपको आलू छील के डाल देना है। तो थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, आलू सिकुड़ जाएगा। क्यों सिकुड़ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सॉल्ट की मात्रा ज्यादा है और इसके अंदर सॉल्ट की मात्रा क्या है, वेरी लिटिल, यानी कि बहुत कम। तो पानी का केस उल्टा हो जाएगा, यानी इसमें पानी ज्यादा और इसमें पानी कम। तो इस तरीके से इसमें से पानी बाहर निकलने लगेगा। ध्यान रहे, पानी कम का मतलब ये नहीं कि एक ड्रम भरा हुआ है उसमें। पानी का मतलब है कि सॉल्ट और पानी के कंपैरिजन में क्या ज्यादा है। यानी अगर इसमें सॉल्ट 5% है तो पानी क्या 95% है। चाहे आप ड्रम मिले या छोटे से बिंदु मिले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो सीधा सा कहने का मतलब क्या, अति पराशरी विलयन में बाहर की जो कंसंट्रेशन होती है सॉल्ट की वो क्या होती है, ज्यादा होती है और अंदर वाली कम। तो विलय अधिक और जल क्या होता है, कम होता है। इसका रिजल्ट क्या होती है कि जो सेल है वो श्रिंक हो जाती है, यानी कि सिकुड़ जाती है। और बाकी हमने एग्जांपल देखा है कि अगर हमने पोटैटो डाला यानी कि आलू डाला, वो क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। तो यहां तक जो था हमारा क्या, विलयन का टाइप, सेल मेम्ब्रेन का काम खत्म हो गया। तो सेल मेम्ब्रेन में हमने सबसे पहला कि सेल मेम्ब्रेन क्या है, फिर उसके बाद हमने ये पढ़ा कि सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है, बना कैसे है, उसके लिए हमने मॉडल यूज किया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। और फिर उसके बाद हमने ये यूज किया कि इसके अंदर चीजें आती जाती कैसे। उसके लिए हमने दो प्रोसेस पढ़ा, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। और फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ा, जिसके अंदर अगर हमने कोशिका डाला, सेल डाला तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो यहां तक जो हमने पढ़ना था वो तो पढ़ लिया। तो सेल मेम्ब्रेन का हो गया काम खत्म। बट सेल मेम्ब्रेन के अलावा एक और चीज होती है जो हमको पढ़ना है, और वो एक चीज सिर्फ पौधों में पाई जाती है। इंसान, जानवर, कुत्ता, बिल्ली, सियार, इनके सेल्स में नहीं पाई जाती। और उसको हम कहते हैं सेल वॉल, यानी कि कोशिका भित्ति। अब जैसे ये देखिए, ये क्या हमारा प्लांट सेल यानी कि पादप कोशिका, और ये वाला क्या हमारा एनिमल सेल यानी कि जंतु कोशिका। तो हमने पढ़ा था कि ये जो डिजाइन वाला एरिया है, ये जो डिजाइन वाला एरिया है, इसको हम क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोशिका झिल्ली। लेकिन ये जो दूसरा वाला लेयर बना है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, सेल वॉल, यानी कोशिका को बचाए रखने के लिए बनी होती है। इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है पौधों की लाइफ में। क्यों, क्योंकि पौधे इधर उधर टूर पे घूमने नहीं जाती ना। इंसान तो घूमते रहते हैं, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ। आप लोग भी पढ़ रहे हो, ऐसे नींद आ रही है, ऐसे सो जाओ, ऐसे सो जाओ, कैसे भी कर लो। तो इंसान या कोई सा भी जीव क्या करता है, मूव करता रहता है। तो उसकी टिश्यू जो होती है वो क्या होती है, फ्लेक्सिबल होती है। तो इसीलिए उसके चारों तरफ कोई वॉल नहीं होती है, सेल वॉल नहीं होती। लेकिन जो प्लांट सेल होता है उसको क्या होता है, एक ही जगह मजबूती से खड़ा होना पड़ता है। ऐसा फ्लेक्सिबल नहीं रह सकता कि कोई उड़ा के लेके चला जाए। तो इसीलिए उसके चारों तरफ क्या होती है, उसके सेल के चारों तरफ सेल वॉल होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, कोशिका भित्ति। ये क्या होता है, रिजिड आउटर कवरिंग प्रेजेंट आउटसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में एक बहुत ही कठोर परत होती है, लेयर होती है। इसको हम क्या कहते हैं, सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति। ये मेनली किससे बना होता है, सेलुलोज से बना होता है। सेलुलोज वही जो हर प्रकार की जितने भी घास फूस है, इन सारी चीजों में पाया जाता है, जिसके कारण क्या रहता है, ये रिजिड रहता है, कठोर रहता है। क्या, पौधे। तो अब हम इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं कि ये जो सेल वॉल है इसका क्या काम है। तो सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट काम है कि ये शेप देता है, यानी कि कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करता है। कौन, सेल वॉल। इसीलिए क्या होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। दूसरा क्या होता है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। जैसे कि अब इसमें देखिए, जैसे इसमें क्या है, सेल मेम्ब्रेन तो है ही सेफ्टी के लिए,
पर उसकी सेफ्टी के लिए भी क्या होता है, सेल वॉल होता है, ताकि पूरी तरीके से सुरक्षित रहे, कोई प्रॉब्लम ना हो। तो कोशिका की सुरक्षा के लिए भी क्या होता है, सेल वॉल होता है। और तीसरा क्या, मेंटेन्स रिजिडिटी, यानी कि दृढ़ता और मजबूती प्रदान करता है। आप खुद ही सोच के देखिए, पेड़ कितना बड़ा होता है, उतना बड़ा होता है, उतना बहुत बड़ा होता है। और इंसान कितना बड़ा होता है, इतना। तो उतने बड़े पेड़ को स्टेबल रहने के लिए बहुत स्ट्रांग रहना पड़ेगा। उसका तना, उसकी बॉडी, सब कुछ क्या होना चाहिए, एकदम रिजिड होना चाहिए। और वो कब होगा, जब उसकी सेल्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, सेल वॉल प्रेजेंट होगा। इसके बाद क्या, प्रिवेंट्स बस्टिंग। प्रिवेंट्स बस्टिंग यानी कि कोशिका कहीं फट ना जाए, इसीलिए उसके चारों तरफ क्या होती है, सेल वॉल होती है। क्यों फटेगी, इसको हम अगले सेशन में देखेंगे जब हम अगला पढ़ेंगे। अगला क्या, हेल्प्स प्लांट्स रिमेनिंग अपराइट, यानी कि पौधों को सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है। ये तो मैंने बताया कि पौधा इतना बड़ा है फिर भी एकदम सीधा खड़ा है, लेकिन इंसान क्या होता है, जैसे जैसे उम्र आती है धीरे 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 बूढ़ा हो जाता है, गायब हो जाता है। तो बेसिकली वहां पर क्या होता है, क्योंकि उसकी सेल इतनी ज्यादा रिजिड नहीं है कि वो हमेशा सीधा खड़ा रह सके। लेकिन ये बात है कि इंसान क्या होता है, फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन पौधे फ्लेक्सिबल नहीं हो सकते। और इसके बाद क्या, फ्रीली परमिएबल टू वाटर एंड मिनरल्स, यानी कि जल और खनिजों को आसानी से गुजरने देती है। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, अपने मुंह से खाना ले लेते हैं, कहीं भी जाए कुछ भी खा ली, चाउमीन, चाट, छोला, बर्गर, कुछ भी खा लेते हैं। लेकिन पौधों के पास ये ऑप्शन नहीं है, तो वो सारा का सारा सिस्टम नीचे से लेते हैं। इसलिए इनकी सेल वॉल होती है, ताकि क्या कर सके, इसमें जो जल है यानी कि वाटर और खनिज फ्रीली मूव कर सके, किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहां तक हमने समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि जंतु यानी कि एनिमल्स के अंदर ये सेल वॉल क्यों नहीं होती। क्यों, क्योंकि वे आसानी से अपना आकार बदल सकती है। मैंने बताया आपको, क्योंकि हमारी सेल्स क्या करती है, आकार बदल सकती है, लेकिन पौधे वाली सेल्स जो अपना आकार नहीं बदल सकती। इसका बहुत ही शानदार उदाहरण मैं देता हूं आपको। जैसे मैंने ये किया, तो यहाँ की ये जो सेल्स है उन्होंने क्या किया, अपना आकार बदला। हम अपने हैंड्स की मूवमेंट या किसी भी चीज की मूवमेंट तभी कर पाते हैं जब सेल्स अपना आकार बदलती है। तो एनिमल सेल क्या करती है, अपनी आकार बदल सकती है, इसीलिए उसके चारों तरफ सेल वॉल नहीं होता है, जबकि बाकी सभी में सेल वॉल होती है। तो यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया पूरा का पूरा सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हो गया खत्म। यानी आउटर जो बाउंड्री है किसी भी सेल की, वो हमने पढ़ लिया। ये वाला जैसे कि हमने ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये पढ़ लिया। अब हम जो अगला पढ़ेंगे उसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म, यानी कि ये वाला मटेरियल, ये जो दिख रहा है उसको हमें पढ़ना है, साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य, जो कि हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये लो, अभी तो 20 पेज बचा है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम कल। तब तक आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय।